Hello and good evening, students. I am again back on Pol Science Paradigm channel, and today we are with UPPSC GIC, Government Inter College Examination that was conducted today by the Service Commission. Okay, so before analyzing this paper, it's my humble request, please go and buy these two books. This is in Hindi. It is basically कलेक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना, सहायक आचार्य के जितने भी पेपर्स हुए हैं पिछले 5 साल में, उसका एक अच्छा कलेक्शन है जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स दिए गए हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जो बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं, है ना। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान, सारे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी हायर, UPHESC, सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, सारे पेपर्स, DSSB वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं DSSB के, मैं बार बार बोलता हूँ। तो यस, आप ये जाएं और इसे ज़रूर खरीदें। मैं इसका लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ गो एंड बाय दिस बुक्स, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ओके, देन वी विल बी स्विचिंग ऑन टू UPPSC GTC political science discussion, right? So it is not political science, it is civics, क्योंकि इंटर कॉलेज में उसको civics बोला जाता है। चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं हम इस पेपर को एनालाइज करने के लिए और देखते हैं कि कैसा पेपर है। और जहाँ तक मैं पेपर को एनालाइज किया, पेपर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। और ऐसे क्वेश्चंस में अच्छी बात ये होती है कि आपको मज़ा आएगा एग्ज़ाम देने में, ठीक है। ओके, लेट्स नाउ वी विल डिस्कस ईच क्वेश्चन, और थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि लंबा वीडियो दिक्कत होता है। हाँ, बिफोर दैट प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द पॉल साइंस पैराडाइम चैनल। आई नीड योर सपोर्ट, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अच्छे कंटेंट्स के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सर्वाइव करे चैनल, तो वो सब्सक्रिप्शन से ही होगा। सो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। Okay, now UPPSC GIC paper civics today conducted today. What is the date today? It is basically 14th, 14th June 2026. Fine. So पहला क्वेश्चन है, पब्लिक ओपिनियन मीन्स, वेरी गुड, ओपिनियन ऑफ इफेक्टिव मेजॉरिटी बेस्ड ऑन रीजन एंड कॉमन गुड, unanimous opinion of all citizen, no, so this sounds correct। और ऐसे भी जो बिगर ऑप्शंस होते हैं वो करेक्ट होते हैं। सो इजी वन। नाउ मैच, नेचुरल राइट्स, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स। ओके, सो बेसिकली क्या है कि ओके, सो नेचुरल राइट्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ क्लासिकल लिबरलिज्म, एंड क्लासिकल लिबरलिज्म का यहाँ पे क्या है, नाइट वॉचमैन स्टेट। ओके, द मिनिमल नाइट वॉचमैन स्टेट, जॉन लॉक का जो कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, सिविल राइट्स रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टीज, है ना। सो आप देख लीजिए कि जो सिविल राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या करते हैं, इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, देन वी हैव पॉलिटिकल राइट्स विच आर कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट, एंड राइट, देन सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, ऑब्वियसली वेलफेयर स्टेट। सो यू कैन मैच एंड एज फॉर द मैच A4, वेरी इजी, पहले ही ऑप्शन में आप क्रैक कर रहे हैं इसको, तो इजी क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज आर मोर लेस organized group of citizens who work together as political unit, okay, to keep similar views on public issues, okay, seek to gain control of the government by the exercise of their right to vote in favor of common goals, believes in violence to kill, no, this is wrong again। सो यस, तो इजी है, इसको आप अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं। बाय द वे, मुझे ये पेपर कहीं टेलीग्राम पे मिला था, एंड प्लीज़ बेयर विथ इट, आई कुड नॉट मैनेज अ फ्रेश पेपर फॉर यू, एंड व्हाट टू डू, कोई ऑप्शन नहीं था मुझे, इसीलिए थोड़ा सा डिले भी हो रहा है। तो प्लीज़ बेयर विथ इट। एंड मुझे टेलीग्राम में क्या है, ऑल टेट क्वेश्चन समथिंग, यहाँ से मुझे मिला है। सो प्लीज़ बेयर विथ इट। अ सिटीजन इज़ वन who has a share in the government of state and is entitled to enjoy its honor, who said।
है ना। तो बेसिक है, अरिस्टोटल के लिए सिटीजनशिप क्या था कि जिसका गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन हो वही सिटीजन है, वरना सब स्लेव हो जाएगा, और स्लेव भी रखना इम्पोर्टेंट है सिटीजन के लिए। तो यस, ये अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम डिड इट टेक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ओके, हाईली क्या बोलेंगे इसको, फैक्चुअल क्वेश्चन। तो 2 years 11 month एंड 18 days, है ना, इजी फैक्ट है, सो यू शुड बी नोइंग दिस। नेक्स्ट, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस इन विच ईयर? सो लाहौर सेशन वाज 1930। यहाँ पे हमारे नेहरू जी, सॉरी 1929 टू बी श्योर। 1929 लाहौर सेशन, जिसे पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हुई थी, और इसी 1929 में रावी नदी के किनारे, है ना, ये पहले बार झंडा भी फहराया गया था इंडियन फ्लैग को। ओके, हु सेड पॉलिटिकल पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन? सो repeated question, Mao Zedong. 11th schedule was added to Indian constitution by which amendment act? So 11th schedule was added by 73rd amendment act. क्या है 11th schedule? आपको पता होना चाहिए। उसमें पंचायती राज के बारे में बात हुआ है, और इम्पोर्टेंट क्या है कि उसमें 29 सब्जेक्ट्स है। सो ये एक इम्पोर्टेंट 29 सब्जेक्ट्स इसमें हैं पंचायती राज में। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कौन करता है? आर्टिकल 44, है ना, डीपीएसपी का पार्ट है, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। जेएस मिल, हेयक, हॉबहाउस एंड लियो स्ट्रॉस। तो इजी है, जेएस मिल ऑन लिबर्टी के लिए फेमस है, जिसमें ऐसे ऑन लिबर्टी भी कहा जाता है ना। तो ये है आपका। नेक्स्ट, Hayek authored a book, Constitution of Liberty. Then Hobhouse is known for liberalism. Hobhouse is known for liberalism, and Leo Strauss is known for the book Natural Rights and History. So इससे आप ये लर्न कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि नेचुरल राइट्स एंड हिस्ट्री बाय लियो स्ट्रॉस। बाकी बात आप सब जान रहे हैं, तो मैच इट, एंड वंस यू मैच इट इज़ बेसिकली बी। ओके, यस, फाइन। Question number 51. Who among the following is the author of the Spirit of Laws? Montesquieu. Very easy. Who said that behind the political sovereign there is another sovereign to whom the legal sovereign must bow? है ना, ये किसने कहा है? तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि एवी डायसी ही कहे हैं। और एवी डायसी बेसिकली एक प्रोमिनेंट ब्रिटिश जरिस्ट थे, और ही मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन लीगल sovereign like parliament, which has the power to make laws, and the political sovereign like the electoral or public opinion, whose will ultimately dictates with the legal sovereign and can practically achieve. तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो लीगल सॉवरिन है वो कैसे लीगल हो रहा है? वो पॉलिटिकल सॉवरिन के बिहाफ पे काम कर रहा है। सो लीगल और पॉलिटिकल दोनों में ये डिस्टिंक्शन करते हैं एवी डायसी। बाय द वे आप लोग सही ही बनाए होंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। डिफरेंट स्कॉलर सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कैरेक्टर इन डिफरेंट वेज, विच मैच देयर व्यूज अबाउट इंडियन फेडरेशन विद देयर नेम्स। ओके, सो बार्गेनिंग फेडरेशन किसने कहा है ना, बहुत आपको अच्छे से याद होगा कि बार्गेनिंग, अच्छा ओके, इंडिया इज अ केस ऑफ सुई जेनरिस, वेरी गुड, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एक्सट्रीमली फेडरल, है ना। तो ये सब का इस्तेमाल किसने किया है? तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मॉरिस जोन्स हैं जो बार्गेनिंग फेडरलिज्म की बात करते हैं। अलेक्जेंड्रो विस है, वो केस ऑफ सुई जेनरिस, यूनिक, है ना, सुई जेनरिस को बोलते हैं हम, यूनिक इन इट्स ओन राइट, है ना। फिर आइवर जेनिंग्स नोटेड स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। सो अब मैच करते जाइए। देन हमारे एप्पलबाई, पॉल एच एप्पलबाई, ही कॉल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी एक्सट्रीमली फेडरल। तो इफ यू मैच you can easily make out कि sui generis Alexandrovich, bargaining is by Maurice Jones, then federalism with a strong centralizing tendency, Sir Ivor Jennings,
Then cooperative federalism by Granville, Austin and Paul H. Appleby, extremely federal. सो अगर हम इस ऑप्शन के साथ जाएं तो मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन ए। और देखिए कितना इजी ऑप्शन दिया है, E5। तो यू नीड टू नो जस्ट कि एक्सट्रीमली फेडरल किसने बोला है और आप इसको क्रैक कर रहे हैं। सो वेरी इजी। वन ऑफ द मेन सपोर्टर्स ऑफ एलिटिस्ट थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी इज, सो इसमें से आप हिटलर, मॉस्का, मकाइवर, लेनिन, तो आपको क्या लग रहा है? ऑब्वियसली मॉस्का, क्योंकि और तो कोई है नहीं। The words secular and socialist were added to the preamble of Indian Constitution by which amendment? So, by the 42nd Amendment Act of 1976. This is often called the mini constitution. ठीक है? Which of the following act governs the organization of and jurisdiction of district courts in India? So, these district courts are basically governed by the CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीज्योर, CRPC। अब तो इसे रिप्लेस कर दिया गया है ना, भारत न्याय संहिता एंड समथिंग। सो इसको आपको जानना चाहिए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट? सो दिस इज अ फेमस बुक बाय गार्नर। इसी बुक में वो बात करते हैं कि व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड विथ स्टेट, है ना। So, James Wilford Garner. Which of the following pair is not correctly matched? Okay, so you have state with Rajya Sabha seats. So this is as per 4th schedule of Indian Constitution. छत्तीसगढ़ को 5 seats मिला है, not 6. So छत्तीसगढ़ is the correct answer as per the given option, because बाकी बात सारे सही हैं। Then consider the following statement. After enactment of 73rd Amendment, there should be decentralization of what? Decision making powers, system as a whole, judicial power, administrative power. So judicial power का तो कोई decentralization नहीं हुआ है, बाकी बात डिसीजन मेकिंग, सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इनका हुआ है। सो 1, 2 and 4, आई विल गो विथ 1, 2 and 4। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, 1, 2 and 4, बिकॉज नो जुडिशियल उसका तो नहीं हुआ है। हु सेड द कास्ट प्लेज अ मेजर रोल इन स्टेट एंड लोकल पॉलिटिक्स बट इट इज मार्जिनल एट द ऑल इंडिया लेवल? ये किसने कहा है? सो दिस इज अ फेमस स्टेटमेंट बाय none other than Rajni Kothari, because Rajni Kothari was an Indian political scientist, and his famous book is Caste in Indian Politics. Deeply analyzed the intersection of caste and politics in basic and voter turnout related to caste and politics. It was a macro narrative of everything. Question number 61. According to Kautilya, a group of how many states is called राज्य मंडला, है ना? तो 12 स्टेट्स, इजी। वो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है उसमें 12 डिफरेंट स्टेट्स आ जाते हैं, जिसके सेंटर में विजिसु होता है। सो आपको मंडला थ्योरी समझना पड़ेगा उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 62. What is the current security amount and number of proposers for presidential candidate in India? हाँ, तो ये थोड़ा सा ठीक है कि अच्छा क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए। सो बेसिकली 15,000 सिक्योरिटी अमाउंट है और 50 प्रपोजर्स होना चाहिए। क्वेश्चन डी 63. Which of the following method the pressure groups do not adopt? Seminars, lobbying, contesting. So pressure group will not contest election. Once it starts conducting election, it will become a political party. So contesting elections. Question number 64. What were the main recommendations of Balwant Rai Mehta Committee report 1957? So the Balwant Rai Mehta Committee recommended democratic decentralization through 3-tier Panchayati Raj and direct election for the Gram Panchayat, and as well as the genuine transfer of power and responsibility to these bodies. So basically, the Jila Parishad chairman to be nominated was not recommended by Mehta.
So what would be the correct answer? Correct answer will be 1, 3 and 4. B. Next. Okay, 60 1 2 3 हो चुके हैं, 64 भी हो चुका है. Okay, 65. The Supreme Court of India enunciated the doctrine of basic structure in which of the following case? अब इससे भी इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या, है ना? So केशवानंद भारती केस 1973. Who was the chief justice? Sikri, है ना? Some Sikri, I don't know the exact word, but he was Sikri. So remember. Question number 66. Article 66 of Indian Constitution states that Vice President of India shall be elected by. So all members of Rajya Sabha and Lok Sabha, क्योंकि ये Vice President की बात कर रहे हैं. To teach the theory of state to men who have not learned the first principle of sociology is like teaching astronomy or thermodynamics to men who have not learned the Newtonian laws of motion. Whose statement is this? So yeah, it is a difficult question. ये typical है ना. So this idea is associated with Giddings. Basically Giddings जो हैं उनका कहना था कि जो he was an American sociologist, Franklin H. Giddings. He emphasized the foundational role of sociology in understanding political science, arguing that one cannot properly understand the state without first understanding the social structure and societal behavior. So sociology को ये political science में integrate करना चाह रहे थे, है ना? Franklin H. Giddings. Question number 68. The governor of state in India, in the case of sentence of death, has no power to. So governor of state के पास सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, रिमिट, पार्डन का पावर नहीं होता है. दिस पार्डन आर्टिकल 161 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स पावर टू ग्रांट पार्डन्स receives respite, and however the specific power to fully pardon a death sentence is exclusively in the domain of President of India under Article 72, है ना? So pardon power governor के पास नहीं है. Speaker of the Lok Sabha has to address his letter of resignation to the deputy Lok Sabha speaker, है ना? Question number 70. Consider the following statement regarding Union Public Service Commission, UPSC. So the Public Service Commission in India was first established under the Government of India Act 1935. After independence, the Constitution provides there shall be Public Service Commission to a union and a separate Public Service Commission for each state. The recommendation of UPSC are advisory in nature. So it was not via Government of India Act 1935. Okay, it was in India was basically established way back in 1926 on the recommendation of Lee Commission, है ना? आपको याद होना चाहिए कि ली कमीशन के रिकमेंडेशन पे ये यूपीएससी का 1926 में ही इस्टेब्लिश हो गया था. सो 1935 इज रॉन्ग. सो 2, 3 विल बी करेक्ट. सो बी इज करेक्ट. ओके. क्वेश्चन नंबर 71. Constitutional government means representative government, unlimited government, government by the consent of the people, government according to the constitution. So basically the core definition of constitutional government is limited government. It refers to a system where the authority of power and function of the government are strictly defined. So it is constitutional government in a sense that it is limited by the constitution. Okay, it does not possess absolute power. Its power are curtailed by the constitutional provisions. So constitutional government basically means limited government, and because there is no option suggesting limited government, so you can go with government according to the constitution. because यहाँ पे देखिए अनलिमिटेड गवर्नमेंट ऑप्शन बी में है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब ही होता है कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करता है गवर्नमेंट के पावर्स को. सो गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. वो तो इजी ऑप्शन इजी बना दिया है क्वेश्चन को, अदरवाइज इट वाज अ गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 72.
assertion, the UP legislature can pass law on subject of the concurrent list. Reason, such laws automatically override the center laws on the same subject. So is it the case? No, this is opposite. State legislature indeed have the power to make laws on the concurrent list, but under the doctrine of, क्या है, आर्टिकल 254 में एक डॉक्ट्राइन का बात किया गया है, रिपग्नेंसी. इसमें क्या होता है, इफ देर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ ऑन अ concurrent subject, the central law generally prevails. So doctrine of repugnancy article 254 of Indian Constitution के तहत वो बात हुआ है. So basically इसमें कहने का है कि ये ऑप्शन डी इज करेक्ट है ना. Okay, question number 73. Which of the following is not a work of Mahatma Gandhi? So the Holy Family is a book written by Karl Marx and Friedrich Engels, not by Mahatma Gandhi. Rule of law and visages. What does it mean? Equality before law, equality in the distribution of resource, equal protection of law, moral equality. So the rule of law famously was given by A.V. Dicey, fundamentally entails the absolute supremacy of regular law and the principles of legal equality. In Indian context, Article 14 specifically talks of rule of law, है ना, equality before the law. So rule of law and equality before the law and equal protection of the law की बात करता है. तो अगर आप ऑप्शंस के अनुसार चलें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ तो है ही रूल ऑफ लॉ, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ भी है. सो 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सी. ओके. Which of the following is the first state of India who formed on the basis of language? तो आपको याद होना चाहिए गांधी. विच गांधी? द गांधी ऑफ साउथ, सीतारामुल्लू, है ना, उनके पोट्टी सीतारामुल्लू, उनके फास्ट के कारण जो आंध्र प्रदेश का फॉर्म हुआ था. इट वॉज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, तेलुगु स्पीकिंग स्टेट ऑफ इंडिया. Okay, who among the following observed that from this ancient world to the present day, citizenship has meant a reciprocal relationship between individual and community? So, this famous idea of citizenship and its relationship with community is generally associated with David Held. तो आपको समझना चाहिए, he was basically a political sociologist. Article 77, question 77. Which of the following articles of the Indian Constitution can be amended through a simple majority in Indian Parliament? So, Article 3, इसको आप सिंपल मेजॉरिटी के साथ ही अमेंडमेंट किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 78. विच, अच्छा इसमें और देख लें क्या कि अच्छा आर्टिकल 54 है ना, पावर, आर्टिकल 241, आर्टिकल 72. सो दिस आर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जिसमें आपको प्रोविजंस आर्टिकल 368 के प्रोविज़न को इंक्लूड करके अमेंड करना होता है. लेकिन आर्टिकल 3 को सिंपल, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के जो प्रोविजंस है वो आर्टिकल 3 में यूज़ नहीं होते हैं जब उनका अमेंडमेंट होता है. इट इज़ जस्ट बाय सिंपल मेजॉरिटी, जिसमें कोई अमेंडमेंट प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता है बेसिकली. सो क्वेश्चन 78. Which of the following option is correct in context of commission, formation and chronology? ये chronology बहुत important हो गया है आजकल. So, National Commission for Women was established in 1992. तो मुझे तो लग रहा है कि सबसे पहले National Commission of Women ही हुआ है. फिर देखते हैं. ओके, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है. फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, या ये कब हुआ था? हमारा RTI एक्ट, वेरी फेमस, 2005. अभी रिसेंटली अमेंड हुआ है RTI एक्ट. ओके, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये 2007 में हुआ है. सो अगर आप इसको मैच करते हैं, नीति आयोग तो 2015 में हुआ है, 1 जनवरी. सो दिस वुड बी द लास्ट एंड दिस वुड बी द फर्स्ट. सो अब देख लीजिए क्या मैच हो रहा है. 1 ही तो हो रहा है. ओके, 79. On which idea
रॉल्स थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज बेस्ड, बताइए, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रिक्शन, डिज़ायर, एंटाइटलमेंट, इक्वालिटी। सो जो थ्योरी ऑफ डिस्टिंक्शन की बात है ये बेसिकली डिफरेंस प्रिंसिपल है, और इसी डिफरेंस प्रिंसिपल पे जॉन रॉल्स का डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस टिका हुआ है। इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस प्रिंसिपल। सो जॉन रॉल्स का बात हो जाएगा आपका ए। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और मुझे लगता है कि कुछ लोग कंफ्यूज भी हुए होंगे, बट you should be knowing this is important. Question number 80. Which of the following is not a feature of Kautilya's six-fold principle pertaining to king's foreign policy? कौटिल्य षडगुण नीति की बात हो रही है इसमें। सिक्स फोल्ड पॉलिसी जो है वो क्या है, वो है षडगुण नीति, जो फॉरेन रिलेशंस में यूज होता है। क्या है? संधि, विग्रह, आसन, यन, शमशर्य, द्वैध भाव, डुअल पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं, और कूटनीति, सिंपली अ जनरल संस्कृत टर्म है ना, तो वो कोई इनका षडगुण नीति में नहीं है कूटनीति। तो आप, ये आसान था, इसको आप आराम से इसे एलिमिनेट कर सकते थे। कूटनीति वॉज नॉट अ षडगुण नीति, नॉट अ सिक्स फोल्ड पॉलिसी एज नो architect by Mr. Kautilya. Okay, question number 81. Consider the following statement regarding the working method of pressure groups. Pressure group try to influence public opinion. Okay. Pressure group directly contest election to secure political power. Okay. Pressure group attempt to influence legislature by increasing their prestige and political influence. Prestige. Okay. Pressure group may approach courts when required to protect their interest. सो बेसिकली प्रेशर ग्रुप डायरेक्टली कंटेस्ट इलेक्शन है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी तो आया ही था कि प्रेशर ग्रुप डज नॉट कंटेस्ट इलेक्शन, अभी जस्ट इन डिफरेंट फॉर्म ये क्वेश्चन आया। सो इन अ वे इट इज़ अ रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ द सेम एग्जाम। तो ऐसा होता है एग्जाम्स में, सेम तरह के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं अलग फॉर्म में, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होता है। सो आप बस अवेयर रहते तो दो क्वेश्चन आप सही कर लेते, या एटलीस्ट एक तो कर ही लेते हैं। Okay, given question number 82, given below are two statements, one is labeled as assertion and other is labeled as reasoning. Wavell Plan of 1945 proposed equal participation of Hindu and Muslim members in Executive Council of Viceroy. Wavell thought that his arrangement would have avoided partition of India. So, A is true, basically. ये जो वेवल प्लान था वाज इंडीड ये कास्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो वो इंट्रोड्यूस किया ही था। लेकिन हिज टॉक, इफ यू कंसिडर द रीजन, सो लॉर्ड वेबल immediate and primary objective for this parity was to break the political deadlock between Indian National Congress and Muslim League to secure their cooperation फॉर इंटरिम गवर्नमेंट। तो उस समय का जो कॉन्टेक्स्ट में आप स्टडी करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में क्या था कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में जो डेडलॉक था उसको तोड़ने के लिए इन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी। इट वाज नॉट समथिंग कि वो पार्टीशन को अवॉइड करने के लिए था। और बाय द वे पार्टीशन के टाइम में तो वेबल थे भी नहीं। सो ओके, आंसर डी इज़ करेक्ट, ओनली ए इज़ करेक्ट एंड एफ इज़ फॉल्स। और इतना अच्छा तो किसी का होता भी नहीं कि हम पार्टीशन को अवॉइड करते हैं। उनको क्या मतलब है, उनको तो मज़ा आ रहा था पार्टीशन करने में, है ना। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ दिस फंक्शंस दैट इंडिविजुअलिस्ट वांट टू कीप आउट फ्रॉम द स्टेट। ये फंक्शन दैट इंडिविजुअलिस्ट वांट्स टू कीप आउट फ्रॉम द स्टेट। अच्छा, सो बेसिकली ये इंडिविजुअलिज्म पे क्वेश्चन है। सो अगर आप देखिए तो एजुकेशन, इंडस्ट्री, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, रेगुलेशन ऑफ करेंसी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पब्लिक हेल्थ, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर। सो एजुकेशन एंड इंडस्ट्री अगर स्टेट कंट्रोल होता है तो इंडस्ट्री तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे इंडिविजुअलिस्ट स्टेट के कंट्रोल। अगर इंडस्ट्री स्टेट के कंट्रोल में है तो वो तो सोशलिज्म है। ओके, देन एजुकेशन, ओके, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ।
सो दिस आर मनी मेकिंग थिंग्स. थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन ये लग रहा है, बट इवन दो I think the best option here would be 1 and 5 because industry will never be a part of state as per individualism and public health भी individualistic का गोल नहीं होगा कि वो state के कंट्रोल में हो because these are money making things. Yeah, okay, 1 and 5. Let's see question. So 1 and 5 D. Next is क्वेश्चन नंबर 84. अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जो इंडिविजुअलिज्म है वो लेजिस फेयर स्टेट का थ्योरी में बिलीव करने वाले होते हैं, है ना. जो नाइट वॉचमैन स्टेट को प्रमोट करने वाले होंगे, एडवोकेट ऑफ मिनिमल स्टेट होंगे, इंडिविजुअलिस्ट. सो एज पर दिस थ्योरी स्टेट शुड स्ट्रिक्टली लिमिट्स दिस फंक्शन टू दी प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स. इसका मतलब क्या है कि जस्ट इंडिविजुअल को आप प्रोटेक्ट कीजिए, दैट इज डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, जो आइटम 6 में आपका लिखा हुआ है, ऑप्शन 6. द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जो डिस्प्यूट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी स्टेट के हाथ में वो देना चाहेंगे. देयरफॉर इंडिविजुअलिस्ट वांट कीप 1, 3 and 4 and 5 आउट ऑफ द स्टेट कंट्रोल. सो 1, 3, 4 and 5. तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें 1, 3, 4 and 5 है. तो हमें सिर्फ बेस्ट ऑप्शन जो है वो 1 and 5 है, क्योंकि 3, 4, 5 तो है बट 1 जो है वो कोर है ना. तो 1 को हम मिस आउट नहीं करेंगे. तो बेसिकली ये आप चैलेंज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. इसमें 2 आंसर्स अभी अवेलेबल हैं, बी एंड डी, बट लेट मी टेल यू द बेस्ट ऑप्शन हियर इज डी बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. ओके, जो नाइट वॉचमैन स्टेट में वो स्टेट को कंट्रोल देना नहीं चाहेगा, वो इंडिविजुअलिज्म कैपिटलिज्म को प्रमोट करना चाहेगा. एंड कैपिटलिज्म कैसे प्रमोट होगा? जब इंडस्ट्री इंडिविजुअलिस्ट के हाथ में होंगे. अगर इंडस्ट्री स्टेट के हाथ में चला जाएगा तो वो एक सोशलिस्ट स्टेट हो जाएगा, वहाँ पे कैपिटलिज्म प्रमोट नहीं हो पाएगा. सो अगर इस लॉजिक से चलें तो बेस्ट ऑप्शन इज 1 and 5. बट इफ 1 was available over here 1, 3, 4, 5 तो आप बी के साथ जाते, लेकिन आई वुड गो विद डी. चलिए क्वेश्चन नंबर 84. ये क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड देयर टेन्योर, दैट टू बी वेरी स्पेसिफिक, डेट के साथ मेंशन्ड है उनका टेन्योर. सो ओके, लेकिन चैलेंज ये है कि ये सब रिसेंट वाले हैं. दीपक मिश्रा, यू ललित, DY चंद्रचूड़, शरद अरविंद बोबडे, ये सब अभी रिसेंट वाले हैं, 2018 से लेके 24-25 वाले हैं. सो यू कैन मेक आउट but difficult one, so I will just tick the correct and move ahead. Okay, लेकिन हाँ, इसमें हम ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा अगर आइडिया लगता है कि DY चंद्रचूड़ अभी सबसे रिसेंट थे, ये हटे हैं, और तभी अभी हमारे जो नए हैं सूर्यकांत, CGI जस्टिस सूर्यकांत इज द करेंट CGI. So before him it was DY Chandrachud. So if you go by option, so 24 would be Chandrachud, and before Chandrachud it was to be specific UU ललित. बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए ये बने थे, बहुत छोटा टेन्योर था, लेकिन UU ललित तो थे. सो C4 देखिए कितना इजी बन जाता है. अगर आपको बस इतना पता है कि DY चंद्रचूड़ गिवन ऑप्शन में से सबसे लेटर थे, वन ऑफ द मतलब सबसे लास्ट थे जो रिटायर हुए हैं. सो बस उसी से आप क्लिक कर रहे हैं कि C का 4 है और अब ये करेक्ट होने वाला है. सो बिकॉज ऑफ द मैच जो आंसर्स का ऑप्शन है उसके कारण से ये इजी क्वेश्चन बन गया. सो यू कैन नॉट, सो यू हैव टू बी स्पेसिफिक. अगर आपको डायरेक्ट पते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ऑप्शंस के साथ भी खेल सकते हैं. Question number 85. Who said the parliamentary system intensifies the spirit of party and keeps it always on the boil? Okay. So ऐसा स्टेटमेंट हमारे ब्राइस के द्वारा दिया गया था. लॉर्ड ब्राइस कौन थे? ही वॉज अगेन अ ब्रिटिश जर्नलिस्ट जो
ही वॉज बेसिकली ए क्रिटिक ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और क्यों? बाय वेरी डिज़ाइन ऑफ रिक्वायरिंग लेजिस्लेटिव मेजॉरिटीज टू फॉर्म गवर्नमेंट, है ना। सो जो लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी चाहिए गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, ये क्या करता है? ये परपेचुअली पार्टीजन डिवीज़न को फ्यूल करता है, अकॉर्डिंग टू जेम्स ब्राइस। और इसीलिए वो बोलते हैं कि स्पिरिट ऑफ पार्टी एंड कीप इट ऑलवेज ऑन द बॉयल। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमें मेजॉरिटी चाहिए होता है, लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी चाहिए होता है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। और इसके कारण से जो पार्टीजन पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। ओके, सो लॉर्ड ब्राइस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल 86। Total strength of UP Legislative Council is 100. Okay. To become a member of Legislative Council, a person must be at least 35 years of age. ऐसा है क्या? No. For MLC, it is just 30 years of age. So 2 is incorrect. All members of Legislative Council are directly elected by the people. No. There are indirect elections as well, like graduates, teachers, MLA, लोकल बॉडीज़, वो लोग करते हैं। तो ये भी ऑल नहीं है। सो इफ़ यू गो बाय ऑप्शन, ओनली 1 इज करेक्ट, सो ऑप्शन विल बी ए। इजी क्वेश्चन। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फर्स्ट मीट? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ईजी क्वेश्चन। 9 दिसंबर 1946। देन question number 88. Which form of citizenship is related to Maastricht Treaty of 1992 and Amsterdam Treaty of 1997? Okay, very good. तो ये किस टाइप के सिटीजनशिप? तो बेसिकली मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी क्या है? ये यूरोपियन यूनियन के सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। और एम्स्टर्डम ट्रीटी क्या है? ये लेटर ऑन रीडिफाइन किया यूरोपियन यूनियन का सिटीजनशिप। सो ये दोनों सिटीजनशिप से रिलेटेड ट्रीटी है जो यूरोपियन यूनियन से कंसर्न्ड है। और जब यूरोपियन यूनियन से सिटीजनशिप की हम कंसर्न की बात करेंगे तो वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप चल रहा है। सो गो विथ ऑप्शन बी, डुअल। सो अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, एम्स्टर्डम ट्रीटी, इसको बस यूरोपियन यूनियन से फॉर्मेशन से हम लोग जानते थे, लेकिन ये सिटीजनशिप का एक इशू को हाईलाइट करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो गुड क्वेश्चन। Question number 89. Match list 1 with list 2. Institutional pressure group, associational pressure group, non-associational pressure group and anomic pressure group. ये गैब्रियल एलमेंट का जो क्लासिफिकेशन है प्रेशर ग्रुप का, उसके बारे में ये मैच है। और ये इजी मैच है। आप इसको देख सकते हैं कि क्या होगा। जो इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स आर फॉर्मल लाइक ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री, है ना, वेरी गुड। Then associational groups are like trade union. Non-associational group caste class, है ना, वैसे ग्रुप्स। और एनामिक प्रोसेस ग्रुप तो बस रैपिड मिलिटेंसी वाले, सो खालिस्तानी। तो ठीक है, 1, 2, 3 and 4 अच्छा मैच है ये। दिस इज करेक्ट मैच। आप इनके साथ चले जाएं और इसके अनुसार करेक्ट आंसर होने वाला है सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 90. Given below are two statements. One is labeled assertion, other is labeled reasoning. So, the Constitution of India has become the longest one. The chapter of fundamental rights has been borrowed from the American Constitution. So, both A are true and R is not correct explanation of A. है ना? है ना? So, they are true but they are not explaining each other. So, B is correct. Question number 91. Consider the following statement regarding Constitution 106 Amendment Act 2023. So, it provides 33 reservation for women in Lok Sabha State Legislative Assembly. Okay. Amendment is known as Nari Shakti Vandan Act. ठीक है. The provision came into effect from 2024 Lok Sabha election. ऐसा है क्या? No. Reservation provisions are up to 15 years only. Up. या दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। अभी 15 ईयर्स हैं, फिर उसे लेटर ऑन बढ़ा दिया जाता है ना। तो और ये डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के कारण अभी
चर्चे में भी था। तो बी इज करेक्ट। Sorry. Question number 92. Unfortunately, politics is subject in which every person considers himself an expert, whether he studied it at least little or not. Or whose statement is this? So, ये बहुत absurd question है। Go with Lowell, जो मुझे भी नहीं पता था, मैं गूगल पे सर्च करके और बुक में एक रेफरेंस मिला मुझे, तो उससे भी मैं कोरिलेट कर लिया हूँ। तो A.L. Lowell is the correct answer. Consider the following statement regarding Supreme Court of India. So, tenure of Chief Justice will be fixed at 66 years until the age of 65 years, whichever is earlier. Supreme Court may frame rules regarding procedure and conduct of business after approval from the President. So, statement 1 जो है, ये Indian Constitution does not fix or prescribe a 6-year tenure of Supreme Court judge. It only states that judge shall hold office until they attain the age of 65 years. So 6 years का बात नहीं, लेकिन 65 का बात है। So answer option 1 is incorrect. Option 2 जो है वो article 145 में clearly mentioned है कि Supreme Court can frame rules to regulate its practice and procedure subject to the approval of President. So option 2 is correct. Only 2 is correct. So option B is the correct one. Only 2, option B, है ना। Consider the following statement based on Hobbes and Rousseau's theory. So according to Hobbes and Rousseau, ठीक है, both thinkers believe that in state of nature human comes into conflict because of their natural powers. दोनों एंटी अपोजिट हैं। Rousseau's conclusion support an absolutist state like Hobbes. Okay, no. Both thinkers believe that individuals surrender natural rights and obey state. देखिए, Rousseau's conclusion does not come to an absolutist state because वहाँ पे तो वो different context बन जाता है। So basically जो आंसर होने वाला है, consider the following statement based on Hobbes Rousseau theory. Both thinkers believe that individuals surrender natural rights and obey state. ये सही है। 3 is correct. Both thinkers believe that state of nature humans come into conflict because no. So 1 is not correct. So you have to eliminate basically. So clear, you cannot go with it, but given the option, best option to D है 2, 3. So go with D. क्योंकि statement 1 जो है वो Hobbes believed that state of nature was a violent war of all against of all driven by natural power, लेकिन Rousseau believed that original state of nature was peaceful and conflict only arose later with the intervention of private property, है ना। So option 1 तो इसीलिए दोनों का अलग अलग है। Observation on state of nature. Question number 95. Match liberal theory, Marxist theory, communitarian theory, feminist theory. Women's right and common good. Very easy. ये भी easy question है। और अगर आप इसको मैच करते हैं तो लिबरल थ्योरी इंडिविजुअलिज्म एंड सेल्फ इंटरेस्ट, मार्क्सिस्ट थ्योरी इंटरप्रेट्स सोसाइटी थ्रू द लेंस ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड क्लास इंटरेस्ट, कम्युनिटेरियन थ्योरी कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फोकस ऑन द कॉमन गुड, है ना। यू कैन मैच इट, सो इट इज़ अ इजी वन। सो द करेक्ट मैच इज ए, सी का 1, है ना। Which of the following statement is correct with reference to Panchayati Raj? Question number 96. A new chapter 9 is added to the Constitution by 73rd Amendment, Article 243C for 3-tier Panchayati Raj. So only 1 is correct because it's not chapter 9. A new chapter 9 is added. Okay. Often really chapter, ठीक है, पार्ट को हम बोल देंगे, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट बिकॉज आर्टिकल 243B amends the constitution of 3-tier पंचायती राज सिस्टम, whereas article 243C specifically deals with the composition of the panchayats. So basically the correct answer is only 1. Hobbes, next question 97.
Hobbes referred to which concept as license or doing as one likes, है ना? तो हॉब्स के लिए लाइसेंस क्या है? इन हॉब्स फिलॉसफी राइट ऑफ नेचर वाज a license, है ना? It was absolute freedom. Each person has to use their own power as they will for the preservation of their own life, effectively doing whatever they want and whatever the necessary for them. So natural rights उनके लिए license था. So okay. Financial distribution between the union and state takes place on the recommendation of. So a plan अभी तो फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल 280 के तहत आता है ना. क्वेश्चन नंबर 99, हाउ मेनी जजेस वेर टेकिंग पार्ट इन कंस्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट टू डिक्लेयर 99th अमेंडमेंट एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल. सो 99th अमेंडमेंट एक्ट क्या था? बेसिकली एनजेक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पावर को कर्टेल किया जा रहा था इन अपॉइंटमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज. तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था. एंड देयर वेर 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच. सो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है. 5. व्हेन डिड स्विट्जरलैंड ग्रांट वोटिंग राइट्स टू वुमेन? दिस इज ऑल्सो अ इजी क्वेश्चन. बेसिकली हम लोग जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जो कब दिया है उनका याद करना ज़रूरी होता है ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए. So based on that 1971 is the correct answer. 7th February 1971. अगर आपको 1971 याद है, but yeah, moderate level of question, not easy, लेकिन जानना चाहिए आपको. Political party keeps nation's mind alive as they rise and fall of the sweeping tide. As the sweeping tide freshens the water of long ocean inlets. मतलब बेसिकली ये पॉलिटिकल पार्टीज पे कमेंट है. एंड हुज स्टेटमेंट इज दिस? सो बेसिकली वही है कि अगेन अ टफ क्वेश्चन. इट इज़ बाय ब्राइस, जेम्स ब्राइस. सो इन हिज बुक मॉडर्न डेमोक्रेसीज लॉर्ड जेम्स ब्राइस इस स्टेटमेंट को दर्शाते हैं. मॉडर्न हम लोग क्या जानते हैं? ब्राइस का जो मॉडर्न डेमोक्रेसी का बुक है उसको जानते हैं. उस बुक में ये स्टेटमेंट है. ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है जो आजकल दिखना शुरू हुआ है. सो लर्न इट, याद कीजिए और आगे बढ़िए. क्वेश्चन 102. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पीकर ऑफ द लोकसभा. इफ द स्पीकर विशेस टू रिजाइन ही सी मस्ट एड्रेस द नो नॉट टू प्रेसिडेंट. ये अभी है ना, सेम क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है. अभी था कि स्पीकर किसको रिजिग्नेशन देते हैं? डिप्यूटी स्पीकर को देते हैं. दिस वाज द क्वेश्चन. और अभी सेम ऑप्शन देखिए अलग वे में आ गया है. सो अगेन दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन एंड वंस यू एलिमिनेट द ऑप्शन 1 आप सही आंसर पे पहुंच जाते हैं ओनली 2 पे. सो टिक कीजिए और आगे बढ़िए. पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होती है ना. क्वेश्चन नंबर 103 क्या है? Select the correct answer. Match list 1 with 2. State as a jurist entity, state as an organism, state as a machine, state as a class. So ये अच्छा है. Leon Duguid viewed the state primarily as public service and a jurist entity. So जो डुगी हैं वो स्टेट को जूरिस्ट एंटिटी के रूप में देखते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, याद कीजिए. स्टेट एज एन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिक थियोरी किनसे जोड़िएगा? हेगल के साथ जोड़ेंगे. हेगल, ऑर्गेनिज्म. और स्टेट एज अ क्लास, मार्क्स. एंड स्टेट एज अ मशीन. अब ऑप्शन तो एक ही बच रहा है, लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड कि जॉन लॉक जो थे वो स्टेट को आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएटेड बाय मैन बाय सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना. सो जब एक स्टेट को एक आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट समझ रहे थे बिकॉज इट वाज क्रिएटेड बाय मैन वाया सोशल कॉन्ट्रैक्ट. सो जॉन लॉक को आप मशीन के साथ जोड़ दीजिए. स्टेट एज मशीन, जॉन लॉक. नाउ इफ यू सी द करेक्ट मैच इज ए. ओके, नेक्स्ट. Writs can be issued for the enforcement of fundamental rights by.
अब रिट्स तो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बोथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा किया जा सकता है. आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 फॉर हाई कोर्ट्स. Easy. 105. Who first used the term state? So the term state was first used as stato, है ना, low stato, by Machiavelli in his book Prince. So option D is correct. Low stato. 106. Who says that in a class divided society, political and civil liberty is meaningless? So ऐसा कौन बोलेंगे? मार्क्सिस्ट्स बोलेंगे. Question number 107. The vesting of residual power under the Indian Constitution follows the precedent of Canadian Constitution. Article 108. Question 108. Which of the following statement is correct regarding organic theory of state? So, people have right against the state. No, this is not organic theory. You cannot have right against the state. It ignores the distinction between state and society. Yes, it does. Man can have no right against the state. It leaves no safeguard for men's liberty. So basically जो organic theory of state है वो compare state as a living biological organism and it blurs the line between state and society. ठीक है. So जब वो state और society के बीच में, so because a part who the individual is part of the state in an organic theory of organic theory अगर हम right state का देखेंगे तो उसमें individual is part of the state which is the whole का एक part है individual. So it cannot have a right against the whole. जो state है जब आप उसी के part हैं, how can you have right against yourself? For example, hand आपका body का part है, so you cannot have right against your hand will not have a right against your body. ऐसा थोड़ी है कि आप अपने को थप्पड़ मारते रहोगे, अगर आपका हाथ दूसरे को ना मारोगे, अपने को तो नहीं मारोगे ना. तो बेसिकली आप समझ लो कि कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक थ्योरी में होल और पार्ट का जो डिस्टिंक्शन है उसके कारण से जो स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि स्टेट और सोसाइटी कैनॉट हैव राइट अगेंस्ट द होल बॉडी, तो वो हैज़ नो राइट अगेंस्ट द स्टेट. सो बेसिकली स्टेटमेंट 1 जो है वो एंटीथेटिकल थियरी है इस ऑर्गेनिक थियरी का. तो अगर आप ऑप्शंस को मैच करते हैं तो जो करेक्ट आंसर है वो बी बनेगा. 2 and 3 आर करेक्ट, है ना. फ्रेम फॉर मी अहिंसा कम्स बिफोर स्वराज. हु कमेंटेड? None other than Mahatma Gandhi. Given below are two statements, again assertion and reason. Supreme Court of India has executive jurisdiction regarding constitutional validity of central laws. Supreme Court is the guardian of the Indian Constitution. So the Supreme Court of India has executive jurisdiction regarding constitutional validity of central laws. Validity. So Supreme Court does not have the exclusive jurisdiction. ये word बहुत important है. Exclusive, original, है ना. So the exclusive jurisdiction to review the constitutional validity of central law. High courts are equally empowered to do so. So it is not only Supreme Court which has the power to look into the central laws. High courts are equally empowered to look into the central laws and comment on it. So this is option A. Assertion is going to be wrong. And Supreme Court is the guardian of Indian Constitution is a correct interpretation. So A is false, R is true, correct is C. Question number 111. Who resolves conflict between union and state laws? Who resolves union और state laws के बीच में? Supreme Court of India. Prime Minister, Supreme Court, Parliament, Niti Aayog, Supreme Court, easy. The passion for equality made when in the hope for liberty. क्या है? The passion of equality made when the hope for liberty. Who has made this statement? अच्छा,
Who has made this statement? Tough question, but Lord Acton, because he was a famous critic of 19th century, and writing about French Revolution, he argued that the absolute unwielding pursuit of radical equality led to the destruction of individual liberty. So लॉर्ड एक्टन फ्रेंच रेवोल्यूशन के थे, और इनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अब उसी के तहत आप इनको भी जोड़ लें और याद कर लें। द पैशन ऑफ इक्वालिटी मेड वेन द होप फॉर लिबर्टी। ओके, 113 जसपाल सिंह, देशमुख, बलदेव सिंह, एस.सी. मुखर्जी, ये करेक्ट। हमको इनको नॉमिनी हैं ये लोग, कोई कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हैं, कोई वाइस चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैं, जो फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल सोशल वेलफेयर एंड प्रेसिडेंट ऑफ आदिवासी महासभा। सो हमें जोड़ना है। सो बेसिकली जो मिस्टर मुखर्जी हैं वो वाइस चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैं, ये तो वेरी नोन फैक्ट है। सो डी को आप 2 से जोड़ेंगे और आप क्रैक कर चुके हैं। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो डी को 2 के साथ जोड़ा है, सी। आगे देखना ही नहीं है, बट आप मैच कर लें और इसको जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट, कहीं पूछा जा सकता है। The authoritative allocation of value is a minimum prerequisite for any society. Who among the following made the statement? Easy, David Easton, behavior revolution के pioneer, है ना। He described political system as the behavioral interaction through which values are authoritatively allocated for a society. So, Mr. Easton, D. Which constitutional amendment act has made provision for reservation to SC, ST and socially and educationally backward students in all educational institutions except those for minorities? So, जो हमारा 93rd constitutional amendment act है, which added clause 5 to article 15, allowing the state to make special provision for socially and educationally backward classes, SC, STs, in admission to education institution, including private aided ones, except minority education and except minority educational institution. So आपको 93rd अमेंडमेंट के साथ जाना पड़ेगा। ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनता है क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं गया है। सो बट यस, अच्छा क्वेश्चन है 93rd। What is the correct chronological order of the following event? French Revolution, War of American Independence, Magna Carta, Glorious Revolution. Magna Carta आप सबको पता है 1215, 1215 है ना। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन भी पता है 1789, ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1775, डिक्लेरेशन जो था 1766 में डिक्लेरेशन हुआ था। नो, प्लीज मैच इट एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर एज डी। ठीक है, नेक्स्ट 117. Recently, the Supreme Court of India has recognized the right to be free from the adverse effect of climate change as fundamental rights in its judgment. This right has been derived from which article of Indian Constitution? Okay. So this was basically derived out of article right to life, article 14 and article 21. Basically, in a judgment in 2024 में M.K. Ranjit Singh and others versus Union of India, Supreme Court bench led by D.Y. Chanchud formally recognized a citizen right to be free from adverse impact of climate change. The court expressly located this new constitutional right within the intersection of Article 14, right to equality, and Article 21, right to life and personal liberty. तो ये एक रिसेंट जजमेंट में डी.वाई. चंद्रचूड़ ने प्रोक्लेम किया था या प्रोपाउंड किया था जजमेंट को, उसमें वो आर्टिकल 14 और 19 को इसके साथ इंटीग्रेट करके जोड़ा था। सो प्लीज़ रिमेंबर कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज
is a fundamental right now. Which of the following country constituted which of the following countries constitution debar illiterate from voting right? So this is also one of the very very good questions here, and this is Brazil and Chile. In comparative political science जब आप पढ़ेंगे तो Brazil and Chile are classical historical examples of democracy that constitutionally barred illiterate citizens from voting for a large part of 20th century. Now note, Brazil eventually removed this strict prohibition in 1985, making voting optional for illiterate, but Chile removed its literacy requirement in 1970. तो आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वंस ऐसा था, वो ब्राज़ील और चिले में था. नेक्स्ट, assertion and reason. Political science today is not confined merely to study of state and government, but extends to all sphere of human and social life, because area like economic, social, culture, religion involve exercise of power and conflict interact with so both A and R are correct, and correct explanation भी है. So आप you can go with A. Then 120, the last question. Which article of Indian Constitution deals with repealing of Indian Independence Act of 1947 and the Government of India Act 1935? तो कौन सा आर्टिकल रिपेल किया है? आर्टिकल 395. वेरी इंपॉर्टेंट, जानना चाहिए. वेरी गुड क्वेश्चन. 120, आर्टिकल 395 में इन दोनों को रिपेल किया गया है, इन दोनों एक्ट्स को, 1947 और 1935. सो दिस इज टोटल 120 क्वेश्चंस. और लेट मी टेल यू, इसमें 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टफर साइड में हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल में उनका ठीक ठाक डिफ़िकल्ट है. 10 क्वेश्चंस, नॉट मोर देन दैट. सो अगर आप टोटल कितने क्वेश्चंस हुए? 41 टू टोटल 80 क्वेश्चंस है ना. सो 80 क्वेश्चंस, आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस एवरीवन जिनको भी क्वालिफाई करना होगा, अगर हम सिर्फ पॉलिटिकल साइंस को हम देखें तो, क्योंकि मैंने जीएस का पार्ट एनालाइज नहीं किया है जो 1 to 40 क्वेश्चंस हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में आपको एटलीस्ट 65 तो करेक्ट करने ही चाहिए, क्योंकि और लेकिन 65 तो यस 65 इज़ कंपलसरी. अगर इससे जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा आपका चांस बनेगा. बट जो 70 कर रहे हैं वो तो क्वालिफाई पक्का ही करेंगे. सो 65 to 70 पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट वेरी आपको करना ही करना है, नथिंग लेस देन दैट, क्योंकि क्वेश्चंस आर रियली इजी, नेवर अ टफ क्वेश्चन. क्योंकि जिस प्रकार के आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें से दिस आर गुड क्वेश्चंस जो पूछे जाने चाहिए. तो लेट्स सी, और हम नेक्स्ट वीडियो में 1 to 40 वाला भी एनालाइज करके देख लेंगे और कट ऑफ पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. फ़िलहाल पॉलिटिकल साइंस में 65 to 70 इज़ मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट इन दिस पेपर. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. हम नेक्स्ट वीडियो में कट ऑफ पे बात करेंगे और यूपी पीएससी जीआईसी जो नेक्स्ट लेवल ऑफ एग्ज़ाम होने वाला है वो मेंस होने वाला है. दिस वाज जस्ट अ स्क्रीनिंग एग्ज़ाम. जो पास करेंगे वो जाके मेंस लिखेंगे और फिर उनका सिलेक्शन होगा. सो मेंस के लिए तैयारी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हम लोग ऑलरेडी यूपी पीएससी जीडीसी का एक बैच रन कर रहे हैं. तो हम चाहेंगे कि यूपी जीआईसी को इंटीग्रेट करें या एक नए मॉडल के साथ उसे भी हैंडल करें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है. आपको आंसर राइटिंग करने पड़ेंगे, बड़े बड़े आंसर्स लिखने पड़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव नेचर ऑफ एग्ज़ाम होना है, मेंस जो लिखना होता है वो लिखना है आपको. और यूपीपीएससी आप जानते हैं कि कैसा क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हैं आजकल, वो यूपीएससी से तो कहीं कम नहीं है. तो हम एक बैच ऑलरेडी हैंडल कर रहे हैं यूपीपीएससी जीडीसी का. जो मेंस है, जो मॉडल आंसर्स हैं, जो उसके टॉपिक्स हैं, कैसे पिकअप करना है टॉपिक्स, कैसे आंसर फ्रेम करना है, कैसे आंसर लिखना है, डिटेल्ड में हम कर रहे हैं. आप जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप देख भी सकते हैं. सो हम इसके बारे में डिटेल्ड एक नेक्स्ट वीडियो में कोर्स लेके आएंगे कट ऑफ की बात करते हुए. फ़िलहाल के लिए थैंक यू. प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल Pol Science Paradigm. We'll meet again. Thank you.